तो ये जो बात वोरा जी कह रहे थे कि ठोकेगा, मारेगा, पीटेगा, 70 दिन से तो कुछ नहीं हुआ। अभी आगे देखते हैं कौन सी हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी चलती है जिसमें ठोकेगा, मारेगा, पीटेगा होगा। दो चीजों के बताइए दीपक जी, शरद कोहली क्या गलत कह रहे हैं? हम क्यों यूएस की सुने? तेल ले लो, तेल मत ले लो, हमें सस्ता जहां मिलेगा हम लेंगे। दीपक जी क्या चाहते हैं, मैं क्या बोलूं? क्या करना चाहते हैं? अरे आप राष्ट्रवादी हैं, देशभक्त हैं। दीपक जी बोलिए जो आपके मन में आता है, जो आपका दिल कहता है। यहाँ लिखा हुआ है आई एम अ नेशनलिस्ट। यस। किसी को नाराज करने से क्या फायदा सर? हाँ, आपकी क्षमता है उसको चोट पहुंचाने की, है ताकत आप में अमेरिका को चोट पहुंचाने की? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। है सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप तो एंकर हैं सर्वश्रेष्ठ हैं विश्व में। लेट मी फिनिश सर, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था सर। मानक आई वांट टू इंटरवीन। मानक दीपक जी पूरा कर ले। विशंबर जी एक सेकंड, जरा एक सेकंड। दीपक जी पूरा कर ले जरा। हाँ दीपक जी बोलिए, पूरा करिए। हाँ। हम में ताकत है उसको चोट पहुंचाने की, उसमें ताकत है मुझे चोट पहुंचाने की। ये फैसला आप खुद करिएगा। पंगा लेने से क्या होता है? इमोशनल रिस्पॉन्स। बोलिए विशंबर जी, बोलिए। अमेरिका में ताकत है विशंबर जी हमें चोट पहुंचाने की, हमें ताकत नहीं है उसको चोट पहुंचाने की। मैंने ये नहीं कहा सर, मैंने सवाल पूछा। जी जी जी। अमेरिका ने एक मिनट, मैं इमोशनल नहीं बोलता हूं, मैं हकीकत से बात करता हूं। अमेरिका ने 1974 में जब हमने ब्लास्ट किए थे उसके बाद क्या नुकसान कर दिया? 1998 में हमने ब्लास्ट किए थे, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दी थी, क्या नुकसान कर दिया? क्यों डरते हो? करवाली बेइज्जती। हमारे में उसको नुकसान करने की कोई हिम्मत नहीं है, उसमें भी कोई हिम्मत नहीं है। 140 करोड़ लोग हो भाई, 5 मिलियन उसकी इकोनॉमी को संभाले हुए हैं, क्यों डरते हो? बगैर बात के एक अफवाह बना रखा है। अरे मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, 1998 में हिंदुस्तान ने ब्लास्ट किए, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, अमेरिका ने सैंक्शंस लगा दिए, $1 ट्रिलियन की भी इकोनॉमी नहीं थी, मुश्किल से नरसिम्हा राव ने इकोनॉमी को उभारा था और इस देश ने बर्दाश्त कर लिया। उसका हमारा क्या नेचुरल लाइन्स है भाई? जस्ट बिकॉज वो एक डेमोक्रेसी है, हम भी एक डेमोक्रेसी है। अरे वो एक वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, उसकी 80,000 की प्लस उसकी जीडीपी, उसकी पर कैपिटा इनकम है। हम एक उभरता देश है, हमारे अंदर अपनी शक्ति है। या नुकसान मेरी समझ नहीं आया आज के दिन। हर कोई इंटरनेशनल रिलेशंस को सोचता है। विशंबर जी भारत को क्या करना चाहिए? विशंबर जी भारत को क्या करना चाहिए? विशंबर जी बताइए, क्या सरकार को खुलकर से कह देना चाहिए हम खरीदेंगे? भारत को क्या करना चाहिए? एक मिनट, भारत हो गया बेटे। भारत को पहले तो गल्फ कंट्रीज के अंदर, ईरान और गल्फ कंट्रीज के अंदर एक ब्रिक्स एक अच्छा मौका था, पीस इनिशिएटिव की भाई आप हम नहीं लड़ेंगे आपस में। एक तो पहले वहां से स्टार्ट कीजिए और फिर एक समूह बनाइए गवर्नमेंट के कि भाई किस चीज की सैंक्शंस, अमेरिका की हर चीज, हर किसी पे सैंक्शंस। भाई सैंक्शंस बंद कीजिए। नॉर्मल जो इंटरनेशनल लॉ है, जो ट्रेड के सिस्टम्स है, बनाए थे अमेरिका ने बनाए थे, वेस्टर्न सोसाइटी ने बनाए थे। हमने तो नहीं बनाया ना यूएन लॉज, हमने तो नहीं बनाया ना इंटरनेशनल कोर्ट के लॉज, हमने तो नहीं बनाया ना जो हमारे कॉमर्स एंड ट्रेड के लॉज इंटरनेशनल। यार वर्ल्ड बैंक हमने तो नहीं बनाया ना यार, कुछ तो फॉलो कीजिए। दुनिया क्यों नहीं इकट्ठी होती? क्यों नहीं अच्छे मुल्क इकट्ठे करते? ये लगता है हम लोग इमोशनल है, क्यों नहीं इमोशनल होंगे? हमारे चूल्हे अपने अपने ये अपने पूछे, अपने गरीब जो इनके घर में गरीब एक काम कर रहा है वो आज भी गैस के लिए तड़प रहा है यार। मतलब देखिए शर्म ही नहीं है। क्यों नहीं इमोशनल हो? मैटर इमोशनल है, मैटर हमारी रोजी रोटी पे लात मार रहा है एक आदमी। इमोशनल क्या इमोशनल? 150 करोड़ लोगों को। हाँ प्रमित जी बोलिए जरा, प्रमित जी बोलिए। ओके विशंबर जी, सीपीटी बातें हमारे पास 80 दिन में भी अगर हम नहीं जागे ना, फिर कभी जागेंगे नहीं। 2 चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो अभी तक हम ईरान को समझे नहीं है, अभी तक हम ईरान को समझे नहीं है। अमेरिका समझ चुका है, खाड़ी के देश समझ चुके हैं, चाइना समझ चुका, दुनिया समझ चुका। हम अभी भी वही पुरानी बातें, ईरान ऐसे है वो है। ईरान एक अपने आप में एक समृद्ध देश है और उसने जो रूल्स चेंज किए हैं वॉर के, और वो लड़ेगा दोबारा से। अब पीछे नहीं हटेगा। पहली बात तो ये है, नेचुरली नो कंपैरिजन। अमेरिका इज अ सुपर पावर, ग्रेट पावर, द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री, नो कंपैरिजन एट ऑल। बट वो खेल ही नहीं रहा ना आपके रूल से, वो अलग गेम खेल रहा है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये अमेरिका की हम लोग जो है नेचुरल अलाई, फलाना अलाई, ये जनरल दयाल ने बिल्कुल सही कहा। हम तो अच्छे भले सीनियर मेजर थे जब ये सैंक्शंस लगे थे हमारे ऊपर 98 में, और उससे पहले 74 में, और उससे पहले और भी गरीब था देश। तब भी हमारा एक हमारी हिम्मत थी। अब पिछले
अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। 1.5 साल से जो ह्यूमिलिएशन भारत की हुई है अमेरिका द्वारा, डायरेक्टली ट्रंप द्वारा, यू हैव बीन ह्यूमिलेटेड एवरी डे, ट्वीट पे ट्वीट, ट्वीट पे ट्वीट। हमारे को क्या क्या कहा गया, फिर भी हम कहते हैं नेचुरलाइज। किस बात के नेचुरलाइज है? वी शुड बाई फ्रॉम वेयर एवर इट इज चीपेस्ट, जो सबसे नजदीक होगा, जहां इंश्योरेंस कम होगी, जहां कार्टेज कम होगी, और हम लेंगे। ये अब इमोशनल ये चीज की डेमोक्रेसी है तो क्या हो गया? अमेरिका कौन सा डेमोक्रेसी? सारे तो मोनार्की हैं जो उसके वहां पे है, सारी की सारी। एक भी डेमोक्रेसी नहीं है, एक भी डेमोक्रेसी नहीं। और ये राग ना बिल्कुल चाहिए। हाँ, उसमें बस एक लाइन और जोड़ दूं, ये जो टेररिज्म, आतंकवाद, ये सारी बातें होती हैं, इनमें भी तो किसी का आतंकवादी, किसी का देशभक्त हो सकता है ना? जो वो करते हैं। पाकिस्तान का आतंकवाद यूएस को नहीं लगता टेररिज्म, उसी तरह ईरान का जो आतंकवाद है, ईरान का जो आतंकवाद है, उस पर हिंदुस्तान स्टैंड क्यों ले? क्या अमेरिका ने जब पाकिस्तान को अपलिफ्ट किया सिंदूर के बाद, और किस तरीके से अफगानिस्तान में इनकी हालत हुई 20 साल वहां पे, तो अब ना ज्यादा ये गुणगान गाना बहुत राइटियसनेस में और बहुत फ्लारी लैंग्वेज जरूरत नहीं है। वी शुड बी वेरी रियल पॉलिटिक्स की जरूरत है अभी, और देश हित में काम करना चाहिए। जनता माफ नहीं करेगी। मालिक, पहले मैं 2-3 और चीज़ों पे बोल दूं, इसका भी मैं ठीक से आपको जवाब दूंगा जो मैं समझता हूं। पहली बात तो ये देखिए, ये नेशनल पावर्स की कोई कंपैरिजन नहीं है। यहाँ बार बार हम अमेरिकन नेशनल पावर, अमेरिकन इकोनॉमिक पावर, अमेरिकन मिलिट्री पावर वर्सेस ईरान की पावर का कोई कंपैरिजन नहीं है। दुनिया में किसी का कंपैरिजन है, खासकर मिलिट्री पावर का अमेरिका के साथ किसी का कंपैरिजन नहीं। उसकी स्पेस पावर, उसकी एयर पावर, उसकी साइबर पावर, उसकी नेवल पावर, दुनिया में आज के दिन किसी के पास कोई मुकाबला नहीं है। पहली बात तो ये है। लेकिन ये नेशनल पावर्स का कोई कंपटीशन नहीं है, ये एक सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन है। एक ऐसी वॉर जिसके पास, अमेरिका के पास कॉज नहीं है। लड़ाई जो है ना, कॉज पे लड़ी जाती है। जब भारत का सैनिक लड़ता है ना कारगिल में, उसको कॉज पता है। जब तक उसको कॉज है वो मर जाएगा। यू आर राइट ब्रो। अमेरिका के पास कोई कॉज नहीं था कि मैं मार क्यों रहा हूं, और ऐसा क्या किया है जो अमेरिका करेगा, जो 40 दिन में नहीं कर पाया, अब क्या कर देगा भाई वो? अरे थोड़ा लॉजिकली सोचो। और ये जो अटैक हो रहे हैं ना, जो यूएई वगैरह पे, ये वो लोग हैं जो दोबारा से इस लड़ाई को स्टार्ट करना चाहते हैं। ईरान क्यों चाहेगा लड़ाई स्टार्ट हो? क्यों ईरान चाहेगा लड़ाई स्टार्ट हो? कुछ लोग हैं ना जिनको ये तसल्ली नहीं है। ईरान ने सीज फायर एक्सेप्ट किया ना, ईरान प्रपोजल दे रहा है, प्रपोजल ले रहा है, ईरान बातचीत करने को तैयार है, अमेरिका भी बातचीत करने को तैयार है वैसे तो। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये बात नहीं भारी है। उनके दुनिया भर के, उन्होंने यहाँ पे एंटी एलिमेंट्स हैं। कहीं इराक में जाओ तो एंटी ईरानियन है, ईरान में जाओ तो एंटी इराकी है, और कहीं कहीं इस किस्म के हैं। तो कहाँ से ये यूएवीज आ रहे हैं, कैसे यूएवी आ रही हैं? ये मैंने अपनी शिप के बारे में बोला था ना कि भाई उसके लिए तो किसी से कन्फेस करवाओ। तो ये बात ऐसे तो नहीं होता है। अब दुनिया में इसमें कोई नहीं है, एक परसेप्शन है दुनिया के अंदर। अगर अमेरिका को अगर आज किसी चीज की चिंता है तो दुनिया के अंदर एक परसेप्शन है कि अमेरिका इज विनर, जहां जाता है वो अपनी मर्जी चलाता है। आज उस परसेप्शन को ठेस पहुंच रही है। आज वो दुनिया के अंदर जो एक नैरेटिव है उसको ठेस पहुंच रही है। अमेरिका की समझ में नहीं आ रहा उस ठेस को कैसे बचाए, कि अमेरिका आया और अमेरिका ने उसको रिजॉल्व नहीं किया। जुलाई में, पिछली जून में बच के चले गए थे, ऊपर से मारा था, बोला इनकी तबाह होगी है न्यूक्लियर फैसिलिटीज, और तालियां बजा ली। तो ऐसा कुछ नहीं है जो विशंबर जी, न्यूक्लियर विशंबर जी, क्या मैं वही समझ रहा हूं जो आप कहना चाह रहे हैं? विशंबर जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये यूएई के न्यूक्लियर प्लांट पर जो 3 ड्रोन से अटैक करवाया गया, पूरे यूएई पर एक न्यूक्लियर प्लांट के पास गिरा, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं ये यूएस ने या इजराइल ने करवाया है? विशंबर जी, नहीं, मैं सिर्फ यूएस और इजराइल का नहीं, मैं कहता हूं कोई भी ऑर्केस्ट्रेट करा सकता है। यूएस में अब मुझे नहीं लगता यूएस अब इस लड़ाई में, यूएस चाह रहा है किसी तरह से ईरान जो है वो किसी तरह से कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी मान ले जो उसकी परसेप्शन बनी रहे, तो इसलिए उसने ब्लॉकेट लगा रखा है। ईरान, इजराइल, अमेरिका लड़ाई बंद क्यों करता? अगर लड़ाई लड़ना चाह रहा था तो बिल्कुल ठीक, मैं बिल्कुल एम्बेसडर साहब की बात से सहमत हूं। हर रोज एक हवाई जहाज बना सकता है, हर रोज 3 टॉमहॉक बना सकता है, उसके पास $1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है साहब, जो ईरान जो कभी जिंदगी में सोच ही नहीं सकता। तो वो लड़ाई बंद क्यों की उसने? कुछ सोच के बंद की होगी ना।
ऐसे थोड़ी कि भाई हाँ ये इससे हासिल नहीं हो रहा, रिजल्ट गोल हासिल नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो रहे, गोल पोस्ट चेंज करके हासिल नहीं हो रहे। लेकिन इस यूएई को भड़काने के लिए कौन चाहता है कि भाई यूएई और ईरान में पीस ही ना हो? कि ईरान और यूएई को तो लड़ा दो, ईरान और कतर को लड़ा दो, ईरान और ये तो असली मुद्दा है। तो कौन है ये? मरे आपस में, कौन है ये बताइए ना, जल जाए। कभी से इजराइल चाहता है साहब, आज से थोड़ी चाह रहा है, बुरा लगेगा आप लोगों को और दो चार आपके जो इस पे बैठे, कभी से चाह रहा है इजराइल कि ये आपस में लड़के मर जाएं। इमोशनल डैम इट। ईरान मैं बहुत पास्ट में नहीं जाऊंगा, एम्बेसडर साहब तो बहुत एक्सपीरियंस है। ईरान और इराक की 7 साल वॉर क्यों थी? दोनों कमजोर हुए थे ना। तो यहां देखिए, यहां का यूथ काफी आगे बढ़ चुका है। मैं काफी चाहता हूं, यहां मैं सऊदी अरेबिया में भी चाहता हूं, यहां का यूथ काफी बढ़ चुका है। ये सिया सुन्नी वुन्नी ये बहुत कुछ उनके ऊपर बहुत डिफरेंट इफेक्ट आ चुका है। तो साहब ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को तबाह करना चाहते थे, ये लड़ाई में फंस गए हैं, ये लड़ाई में फंस गए। हो सकता है इस लड़ाई में पार्टिसिपेट किया उन्होंने, कोई शक की बात नहीं है, करेंगे क्योंकि ईरान ने भी मारा। और अगर ईरान अभी भी अड़ा रहेगा, और मैंने आपको कहा था ना थोड़े दिन में हॉर्मूज का भी रास्ता ढूंढ लेगी यूएई। अरे भाई उनके पास फुजेरा में इतना बढ़िया पोर्ट है, दुनिया भर की पाइपलाइन लगाओ, वहां से बाईपास दी हॉर्मूज। तो इसमें कहीं ना कहीं ऑलराइट, आपने पाइपलाइन का जिक्र किया। एक मिनट, एक सेकंड और एक सेकंड। और इस सिचुएशन को जिंदा रखने में किसका हाथ है? अमेरिका चाहता है कि किसी ना किसी तरह ये सिचुएशन ऐसे इंपास बना रहे, ताकि इंपास में भी अमेरिका की विक्ट्री है। लॉसेस बाकी भारत का लॉस है, चाइना का लॉस है, इंडोनेशिया का लॉस है, जापान का लॉस है, महंगाई तो हम भुगत रहे हैं। तो ये जो इंपास है इसका भी तो इफेक्ट है ना। बिल्कुल सही बात। इस इंपास में अमेरिका का इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही, कि इंपास से ही लोग थक जाएंगे। बिल्कुल। शरद कोहली, इसका कारण नरेंद्र मोदी है। नजर भाई सुन पा रहे हैं मुझे? जी आपकी आवाज आ रही है मानक जी? हाँ, तो बताइए जरा, ये आपको वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कहां लेके गया है, कहां जा रहे हैं आप, क्या देख पा रहे हैं, थोड़ा हमको भी दिखाइए। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए एक बार फिर से। और ये मैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं आया हूँ, ये मैं वॉलंटियरली जो है हम कुछ दोस्त मिल के आए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन लेके आया है। यहाँ पे रास्ते हुर्मुज के केशम आइलैंड के बिल्कुल खुले हुए हैं। कल हम बंदर अब्बास से हम कश्ती के जरिए से, स्मॉल जो बोट्स होती हैं उनके जरिए से वो हम हुर्मुज आइलैंड पे आए। हुर्मुज आइलैंड से हम केशम आइलैंड पे हैं इस वक्त। और केशम आइलैंड और लाराक आइलैंड जो है वो क्रूशियल पॉइंट है इस वक्त ईरान के अंदर, स्टेट ऑफ हुर्मुज में, जहां से एंट्री पॉइंट है पर्शियन गल्फ के अंदर शिप्स को जाने के लिए। तो जो प्रमित साहब ने शुरू में कहा, मैंने सुना, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था कि ग्राउंड हकीकत कुछ और है। तो प्रमित साहब, ग्राउंड हकीकत मेरे सामने इस वक्त यहाँ पे है, शिप्स की लाइन लगी हुई है लाराक आइलैंड्स में। यूएस ये तो लेने के देने पड़ गए। फोर्सेस का पता नहीं है, खबर नहीं है। बाहर निकल के अभी आपको केशम आइलैंड की जियारत भी करा सकता हूँ, दिखा भी सकता हूँ। और ये जो दिखा दीजिए सही कहा मानक नजर भाई, थोड़ा दिखा दीजिए। मानक जी आप जो बार आपने कहा बहुत सही कहा कि वोरा साहब कई बार जो है गलत साबित हो चुके हैं और एक बार फिर गलत साबित होंगे। ये देखिए, ये मेरे पीछे केशम आइलैंड के पहाड़ है और मैं इस वक्त एक केशम आइलैंड के अंदर, एक गांव के अंदर हूँ, एक आबादी के अंदर हूँ। अभी हम दरिया पे भी थे, केशम आइलैंड पे हमने दरिया के अंदर भी गए, देखा। और शाम को हमारा लारक आइलैंड की तरफ जाने का इरादा है, जहां पे जहाज की जो शिप्स की जो है लाइन लगी है कि ईरान के कोऑर्डिनेशन से वो शिप्स बाहर निकले। तो ये जो बात वोरा जी कह रहे थे कि ठोकेगा, मारेगा, पीटेगा, 70 दिन से तो कुछ नहीं हुआ। अभी आगे देखते हैं कौन सी हॉलीवुड बॉलीवुड की मूवी चलती है जिसमें ठोकेगा, मारेगा, पीटेगा होगा। दो चीजों के ऊपर आके ट्रंप को झुकना है। ट्रंप अपनी पब्लिक को और अपने सपोर्टर्स को कहेगा, देखिए ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। ईरान शुरू से कह रहा है कि हम न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। ट्रंप भी कहेगा, देखिए हमने कह दिया ना कि ईरान न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा है। लेकिन ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से पीछे नहीं हटने वाला, न्यूक्लियर इनरिचमेंट को जारी रखेगा अपने पीसफुल प्रोसेस के लिए। दूसरा, ये जंग की जो आप कहें हार और जीत का पैमाना क्या है, जंग की हार और जीत का पैमाना स्टेट ऑफ हुर्मुज पे कंट्रोल है। अगर ईरान का कंट्रोल स्टेट ऑफ हुर्मुज पे रहता है तो इसे कहा जाएगा ईरान की जीत है। और अगर स्टेट ऑफ हुर्मुज पे ईरान का कंट्रोल नहीं रहता है तो इसे कहा जाएगा ईरान की हार है। तो अब अगर यूएस के अंदर दम है, ट्रंप के अंदर दम है, उनके अंदर इतनी पावर है, तो स्टेट ऑफ हुर्मुज को खुलवा लें, जो कि फिलहाल तो होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईरान के कंट्रोल को धीरे धीरे सारी कंट्रीज जो है वो मानने को तैयार हो रही हैं। कल ही पिछले 48 घंटे में तकरीबन 20-25 शिप्स जो है वो चाइना की यहां से निकली हैं। उन सब ने ईरान के साथ कोऑर्डिनेशन से शिप्स निकाली हैं और टोल कह लें या सर्विस चार्ज कह लें, इन सब के जरिए से जो है उन्होंने
यहाँ से अपने शिप्स को निकाला है, तो ये जो जनता माफ नहीं करेगी।